यह 30 दिसंबर 2000 की बात है। टोक्यो के सेतागया में तापमान जमा देने वाला है और एक दो मंजिला घर अंधेरे में डूबा है। अंदर एक अजनबी रसोई में खड़ा है। वह फ्रिज खोलता है, तरबूज मेलन, आइसक्रीम का एक कप और बार्ली टी की एक बोतल निकालता है और फ्रिज की रोशनी में खाना शुरू कर देता है। उसे कोई जल्दी नहीं है। वह कीमती सामान बटोर कर दरवाजे की ओर नहीं भाग रहा है। वह बस नाश्ता कर रहा है। यहाँ रहने वाले 4 लोगों से कुछ ही दूरी पर शांति से बैठा है। ज्यादातर हत्याएं मौके से भाग जाते हैं, लेकिन ये वहीं रुक गया। उसने 4 लोगों के एक परिवार की हत्या कर दी और फिर घंटों तक वह बस वहीं रहा। घंटों पहले मियाजावा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था। पिता मिकियो, उनकी पत्नी यासुको, उनकी 8 साल की बेटी नीना और 6 साल का बेटा रे। घुसपैठिया दूसरी मंजिल की खिड़की से अंदर आया और सीधे सबसे छोटे बच्चे के बेडरूम में गया। उसने 6 साल के रे को उसके बिस्तर पर शांति से मार डाला, केवल अपने हाथों से लड़की का गला घोंट दिया। जब मिकियो देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागे तो घुसपैठिए ने उन पर साशिमी चाकू से हमला किया, जो कच्ची मछली काटने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लंबा पतला ब्लेड है। उसने इतनी ताकत से वार किया कि स्टील मिकियो के सिर के अंदर ही टूट गया। इस तरह की शारीरिक हिंसा ज्यादातर लोगों में एड्रेनालाइन से भरे भागने की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। इस हत्यारे ने अपना ब्लेड पहुंचा और रुकने का फैसला किया। टूटे हुए चाकू ने संघर्ष के दौरान हत्यारे के अपने हाथ को भी गहराई से काट दिया था। वह परिवार के बाथरूम में गया, उनकी फर्स्ट एड किट खोली और खून बहना रोकने के लिए उनकी पट्टियों और फेमिनिन हाइजीन उत्पादों का इस्तेमाल किया। फिर उसने उनके पर्सनल स्टोरेज को छाना, घरेलू दस्तावेजों का एक बंडल निकाला और उन्हें बाथटब में फेंक दिया। सुबह करीब 1:15 वह मिकियो के कंप्यूटर पर बैठ गया, इंटरनेट से कनेक्ट किया और थिएटर टिकट खरीदने की कोशिश की। उसने उनके टॉयलेट का इस्तेमाल किया। उसने झपकी लेने के लिए उनके सोफे का इस्तेमाल किया। वह उनके घर में तब तक रहा जब तक कि परिवार वहीं पड़ा रहा जहां वे गिरे थे। पीड़ितों के घर में इस तरह की दिनचर्या को निभाना बताता है कि घुसपैठिए ने घटनास्थल को खतरे के रूप में ही बल्कि प्रतीक्षा करने की जगह के रूप में देखा। जब जांचकर्ता अगली सुबह पहुंचे तो वे एक ऐसे घर में दाखिल हुए जिसमें घुसपैठिए द्वारा छोड़े गए सबूतों के 10,000 से अधिक अलग अलग टुकड़े थे। ये नक्शा दिखाता है कि हत्यारे की निजी चीजें कैसे दुनिया भर के स्थानों से जुड़ी हैं। उसने अपने खून से सने कपड़े बदल लिए और पीछे एक मुड़ा हुआ स्केटर आउटफिट छोड़ गया। इसमें एक लिमिटेड एडिशन स्वेटर शामिल था जिसकी केवल 130 यूनिट ही बिकी थी और दक्षिण कोरियाई बाजार के लिए निर्मित स्लेजेंगर जूतों की एक जोड़ी थी। वह अपने पीछे एक फैनी पैक भी छोड़ गया जिसमें रेत के कुछ कण थे। जब विश्लेषण किया गया तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में एक सैन्य अड्डे के ठीक पास का निकला। उसने एक बायोलॉजिकल सिग्नेचर जैविक सुराग छोड़ा। पुलिस ने आइसक्रीम के कपों से उसकी लार, पट्टियों से उसका खून और उसका डीएनए, हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाने वाला जेनेटिक कोड बरामद किया। नतीजों ने एक पूर्वी एशियाई पिता और एक दक्षिणी यूरोपीय मां का संकेत दिया। ये इस मामले का विरोधाभास है। हत्यारे ने घर के अंदर अपनी उंगलियों के निशान, अपना खून और अपना जेनेटिक कोड छोड़ दिया, लेकिन जब वैश्विक डेटाबेस में जांच की गई तो परिणाम खाली थे। पिछले 2 दशकों में टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने इस मामले में 2,80,000 से अधिक जांचकर्ताओं को काम पर लगाया है। उन्होंने हजारों सुरागों का पीछा किया है, लेकिन उन्होंने कभी कोई गिरफ्तारी नहीं की। इस विफलता के पैमाने के कारण जापानी कानूनी व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव आया। 2010 में सरकार ने हत्या के लिए